नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चैत्र नवरात्र पर विशेष पूजा अर्चना की है। पत्नी गीता धामी के साथ धार्मिक अनुष्ठान में वो शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। अष्टमी और नवमी के पावन अवसर पर कन्या पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। सीएम आवास पर विधि विधान के साथ पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छोटी कन्याओं को भोजन करवाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तो चैत्र नवरात्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ अष्टमी और नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। सीएम आवास पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया था और हर बार की तरह इस बार भी छोटी कन्याओं को भोजन करवाकर उनके साथ समय बिताकर उनका आशीर्वाद लिया। और देखिए, नवरात्रे इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की एक एक दिन पूजा होती है और फिर राम नवमी वाले दिन सभी लोग जो हैं, जो व्रती होती हैं या उनका व्रत नहीं भी होता है, तो तमाम श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को भोजन करवाते हैं और कन्या पूजन करते हैं, ताकि और इन कन्याओं को माता के 9 स्वरूपों के आधार पर मान लिया जाता है। और यही मान्यता है, यही कहा जाता है कि 9 कन्याओं का आशीर्वाद या ये जो कन्या पूजन के दौरान कन्याएं घरों में आती हैं, उनका आशीर्वाद लेने से मां की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस तरह की मान्यताएं हैं। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग पर अलायंस एयर की ओर से संचालित 42 सीटों वाली उड़ान सेवा के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसी दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हमने एक मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाया है। एक बार एक परियोजना शुरू की जाती है, इसे बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि देहरादून पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली 42 सीटों वाली उड़ान सेवा वर्तमान में चालू है। ये पहल निसंदेह क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अभूतपूर्व सहायता प्रदान करेगी। दरअसल पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी से देहरादून के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरू की गई है और अलायंस एयर के इस विमान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस हवाई सेवा के शुरू होने से 12 से 14 घंटे तक का सफर अब मात्र 1 घंटे में ही सिमट जाएगा। 42 सीटर इस विमान होने से न केवल अधिक यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी और गति मिलेगी। 42 सीटर क्षमता वाले इस विमान के साथ सेवा शुरू होने से सीमांत वासियों को सुगम और सुरक्षित और सरल हवाई सफर का विकल्प दोबारा मिलेगा। अलायंस एयर की पिथौरागढ़ और दिल्ली के बीच भी 42 सीटर विमान सेवाएं संचालित हैं। कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़ देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए
वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में शुभ मुहूर्त में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इसी दौरान उन्होंने हवन पूजन कर कार्य की शुरुआत की और विभागीय अधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है और पिछड़े और वंचित वर्ग का कल्याण उनकी पहली प्राथमिकता रहने वाली है। तो वहीं पदभार संभालने के बाद मंत्री खजान दास ने स्पष्ट किया कि पेंशन, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से 140 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाने को पारदर्शिता का उदाहरण बताया। साथ ही अधिकारियों को टीम भावना के साथ, टीम वर्क के साथ काम करने और जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए। आज पूजा पाठ हुआ, नवमी का भी दिन है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज के दिन जो है कार्यालय में पदभार ग्रहण करें। इसी के निमित्त आज मैं अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, आप सबको भी आमंत्रित किया और यहाँ पर एक हवन करते हुए मैंने अब कार्यभार ग्रहण किया है। और समाज कल्याण विभाग मेरे पास में है और समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें जितना भी मैं समाज के लिए कर पाऊँ, चाहे युवा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे महिला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा जो है आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां उत्तराखंड में बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों ने अपने कार्यालय में का उद्घाटन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने विधानसभा में अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा पाठ कर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं और अनौपचारिक रूप से कार्य को शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब औपचारिकता शुरू हो गई है। रिवाजों के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ हमने अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। वैसे तो 2-3 दिन से ही हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे और लगभग सभी जो संबंधित विभाग हमारे हैं उनके हमने बैठकें ले ली हैं। कार्य अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आज एक औपचारिक शुरुआत आज हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी देवभूमि आगमन की तैयारियों पर उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हरिद्वार में अमित शाह और हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की विशाल जनसभाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसी दिशा में अब पूरे प्रदेश इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तत्पर है। कुंदन परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनकी ओर से कहे गए 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा के संकल्प को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर भी उतार रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की अभी कोई निश्चित तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं और समस्त प्रदेशवासियों में उनके आगमन को लेकर अभी से ही एक सुखद और नई ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इसी क्रम में हमने माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम हमको यहाँ पर मिला था। एक बड़ी जनसभा हरिद्वार के अंतर्गत हुई थी और ऐसे ही एक माननीय राजनाथ सिंह जी का जो हमें कार्यक्रम मिला था, उसके माध्यम से भी हल्द्वानी में एक बड़ी जनसभा हुई थी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में आगमन की तैयारियाँ हैं और
अभी कोई निश्चित तिथि यद्यपि उसकी नहीं आई है। हम समझते हैं कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है और इस उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव है, उसके कारण से जब भी वो उनकी यहाँ आने की तिथि होगी तो हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। और हम मानते हैं कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि जो उत्तराखंड में जो 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा, तो उस दशक को हमारे मुख्यमंत्री जी चरितार्थ कर रहे हैं। और मोदी जी का आना निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ही नहीं, संपूर्ण देवभूमि के उत्तराखंड के लोगों के लिए एक सुखद अनुभूति वाला रहता है। इसलिए हमें उनके आगमन की तैयारियां, उनके आगमन की हमको जो है यह प्रतीक्षा रहती है। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां उत्तराखंड में आगामी मानसून और चार धाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक पूरी की गई है। साथ ही साथ जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है। सचिव के अनुसार आगामी चार धाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही एक व्यापक मॉक ड्रिल और NIDM के सहयोग से एक बड़ी वर्कशॉप सह ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के लिए अभी तैयारी का समय है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले फॉरेस्ट फायर पे मॉक ड्रिल किया है। अभी 4 दिन पहले हमने जनपदों के साथ में मॉक ड्रिल किया है, जो जनपदों के लिए असर से किया गया है। अभी मॉक ड्रिल हम लोग करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग मानसून की तैयारियों पर एक बड़ी वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। NIDM है, नेशनल डिजास्टर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का है, उसके साथ में करने वाले हैं। इस तरह से लगातार हमारी तैयारी चलती रहती है। हम लोग अपना जो जनपदों में क्षमता है कैसे बढ़ावें, क्या उपकरण की कमी है, कहाँ प्रशिक्षण की कमी है, कहाँ पे उनको संसाधन की आवश्यकता है, उसको देखते हुए उसको फुलफिल करने का काम करते हैं। इधर देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में SGRR मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गई। दरअसल आपको बताया कि मामले की जानकारी देते हुए CO पटेल नगर अंकित कंडारी ने बताया कि अंबाला निवासी की बेटी को, जो यहाँ MS की पढ़ाई कर रही थी, रात से ही लापता थी। काफ़ी खोजबीन और तलाशी के बाद उसकी कार काली माता मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में मिली, जहां पर शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत FIR दर्ज की है। और क्योंकि परिजनों ने विभाग की HOD पर मानसिक दबाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो घटनास्थल से मिली दवाइयों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और पुलिस अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए कॉलेज प्रशासन और संबंधित डॉक्टर से पूछताछ की तैयारी कर रही है। आज सुबह पटेल नगर थाना में ललित मोहन जी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी तन्वी, जो यहाँ पे SGRR मेडिकल कॉलेज में MS कर रही थी, रात को जब उनकी उससे बात हुई तो वो फोन पे काफी डिप्रेस लग रही थी। इसके बाद जब उसके माताजी से इसके बात हुई तो इसके पिताजी अंबाला से रात को निकले, क्योंकि इनकी पुत्री से इनकी बात उसके बाद नहीं हो पा रही थी। तो जब रात को यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि पुत्री ना घर पे थी ना हॉस्पिटल पे थी। तो जब ये इधर पटेल नगर रोड पे थे, काली माता मंदिर के पास, इनको अपनी पुत्री की गाड़ी दिखाई दी, जहाँ पर वो संदिग्ध अवस्था में लेट पड़ी हुई थी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके FIR पंजीकृत की गई, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धाराओं में हुआ है। इसका FIR नंबर 210/26 है। खटीमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे ने 2 घरों के चिराग को बुझा दिया है। एक तेज रफ्तार कार और बाइक के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त और भयावह थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वो 2 हिस्सों में बंट गए। वहीं इस टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक और इतना दर्दनाक था कि आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना चकरपुर और जागबुड़ा पुल के बीच हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी
कि वो कार के अगले हिस्से को चीरती हुई अंदर तक जा घुसी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले में छानबीन शुरू कर दी गई है। तो ये रात में हमारे यहाँ इमरजेंसी में 2 लड़के एक्सीडेंट के पश्चात मृत अवस्था में लाए गए थे। एक का नाम है नावेद, एक का नाम है नमन। दोनों की उम्र 20 से 25 वर्ष के आसपास थी। मृत अवस्था में लाए गए थे। आज सुबह उनका पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो बनबसा से लौटता हुआ इसके रास्ते में दुर्घटना हो गई। हमें सूचना मिली थी। हमें तो लगभग 8:30 बजे के आसपास पता चला। 3 बेटियां हैं और एक ही बेटा था ये। और अभी कुछ समय पहले सबसे छोटी बेटी का पति उसका मर्डर हो गया, तुषार शर्मा का। ये तगादा करने गया था बनबसा, आखिरी बुध था, तो उधर से आ रहे थे दोनों। तो आप लोग सूचना कम? तो फ़ोन तो था, इन दोनों को लगा रहे थे, फ़ोन तो नहीं लग रहा था। इसका दोस्त था नमन, नवेद, दोनों का जब फ़ोन नहीं लगा तो फिर दूसरों से किसी से पता लगा, बच्चों का, हमारे छोटे वालों का। तो पहले स्वास्थ्य में ले गए होंगे, फिर यहाँ आए थे जी। हाँ, शादी हो गई इसकी 1.5 साल पहले। एक बच्ची है 10 महीने की। अगली खबर देहरादून से है। दरअसल यहां पर 108 एम्बुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है, जहां एक गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मरीज की हालत को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए अपने वाहन से उसे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए 108 सेवा के जिला प्रबंधक से जवाब तलब किया है। प्रबंधक के अनुसार एम्बुलेंस पूरी तरीके से ठीक हालत में ही रवाना हुई थी, लेकिन रास्ते में तकनीकी खामी आ गई। बैकअप एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया था, लेकिन उसे पहुंचने में 7 से 8 मिनट का समय लग रहा था। देखिए, मेरी बात हुई थी जो 108 के जो मैनेजर हैं यहाँ पे, जो देहरादून में जो देखते हैं दिलवान जी, उनसे भी बात हुई थी। तो मैंने पूछा था इस संबंध में कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया था साहब गाड़ी ठीक थी और गाड़ी मरीज को लेकर के चली थी वहां से समय से, लेकिन जैसे कुछ दूरी पे चलने के बाद ही उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई। तो उनके द्वारा फिर जो पास की जो सैलाकी की जो गाड़ी थी उनको बुलाया गया था उसके द्वारा, लेकिन जब तक वो गाड़ी पहुंचने में 5-7 मिनट का तो समय लगता है। तो वो दूसरी गाड़ी तब तक पहुंचती, तब तक जो है वो पुलिस के द्वारा ही अपने वाहन से जो है मरीज की गंभीरता को देखते हुए उसको जो अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उनको निर्देश दिए गए हैं कि गाड़ियों की फिटनेस रेगुलर बेसिस पे करें, और इस तरह की स्थिति जो बनी है, इमरजेंसी केसेस ही 108 लेकर के जाती है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए। हरिद्वार से खबर है, जहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पौष कॉलोनी शिवालिक नगर में हुई चेन लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई का घटना का पुलिस ने 21 घंटे में खुलासा कर दिया है और अंतर्राज्यीय गैंग के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि इसके कब्जे से यानी अपराधी के कब्जे से अवैध चाकू समेत बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ आरोपी के कब्जे से लूटी गई चेन का हिस्सा भी जब्त किया गया। दरअसल आरोपियों ने पहले दुकानदार की रैकी की और फिर दुकानदार से मच्छर मारने की मशीन मांगने के बहाने दुकानदार के गले से चेन खींचकर फरार हो गए थे। तो वहीं फरार दूसरे अपराधी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस ने लावारिस लाश को न्याय दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दरअसल माया देवी मंदिर पार्किंग में 25 मार्च को खूनी वारदात हुई थी, जिसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। एक युवक दूसरों पर पत्थर से हमला कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। व्यक्ति लहूलुहान अवस्था में मरा पड़ा था, जिसके बाद
पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। तभी एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य और एविडेंस जुटाने में जुट गई। तो वहीं पुलिस ने 8 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। खुलासे में मृतक का साथी ही हत्यारोपी निकला, जिसे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पत्थर बरामद किया गया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। इधर चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन होने से दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी और सिद्धिदात्री यानी 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हुआ, जो दिन भर जारी रहा। दिन में मंदिरों समेत घर घर कन्या पूजन हुआ। नवरात्र के मौके पर मां नैना देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि देवी सती की आंख यहाँ पर गिरी थी और इसी के बाद से यहाँ पर मां नैना देवी की स्थापना हुई। देवी पार्वती का पार्थिव शरीर खंडित होने के बाद उनकी बाईं आंख यहाँ पर गिर गई थी, जिसके बाद इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ा था। कहा यह जाता है कि मां सती के अंग जिस जिस जगह पर जिस स्थान पर पड़े थे, उन स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उनमें से एक शक्तिपीठ नैनीताल में भी स्थित है। दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर मूर्ति है और हमें ये रामनवमी के दिन लाभ मिला है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि हमारे साथ उनका आशीर्वाद है। हाँ, हम पहले भी नीम करोली बाबा वहाँ पे भी दर्शन करके आए हैं और अभी आगे भी जाना है हनुमानगढ़ी, वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। अंजलि नीतिन अत्रे, मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से आई हूँ। आंटी कैसा लग रहा है नवरात्रि के दिन में यहाँ पे? बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम, ये शक्तिपीठ हमको दर्शन करने मिल रहा है। अभी बहुत सारी मैया ने तो हमारा जीवन ही सुधार दिया है। हम लोग बहुत दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं आ पाए। आज नवमी के दिन हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्लेटफॉर्म को। हाँ, पहले आए हैं लेकिन वाइफ मेरी पहली बार आई है तो इनको घुमाने के लिए पहली बार आए। अभी नई नई शादी हुई है तो हम गए घुमा दे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चैती मेले में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि काशीपुर की हर राह भक्तिमय हो गई है, जहां पर पौराणिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए मां बाल सुंदरी का डोला नगर मंदिर से प्रस्थान कर अब चैती मंदिर में विधिवत विराजमान हो चुका है। अब इस दिव्य यात्रा की शुरुआत 19 मार्च को विधि विधान के साथ हुई थी, लेकिन असली उत्साह अष्टमी के दिन ही दिखाई दिया, जब हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मां का डोला जयकारों के साथ चैती मंदिर के लिए रवाना हुआ। तो वहीं मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने मां को प्रसाद अर्पित करना शुरू कर दिया और लगातार दर्शनों का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा मेला क्षेत्र मां के जयकारों से गूंज उठा है। प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं, ताकि दूर दराज से आने वाले भक्त और श्रद्धालु सुगमता के साथ और आसानी से मां के दर्शन कर पाएं और इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर का साक्षी बन पाएं, हिस्सा बन पाएं। नगर मैं अपने पारंपरिक आज माँ अपने घर में विद्यमान हुई है और माँ का अभी पूजन माँ के आरती लेने के बाद माँ के जो कपाट है भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए गए और श्रद्धालुओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह है माँ के दर्शनों का, प्रसाद चलाने का, अपनी मनोकामना माँ से रखने का। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।